नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी केयर में। दोस्तों, एक बार पुनः आप लोगों के बीच में मैं हिस्ट्री को लेकर के आ चुका हूं, तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं हिस्ट्री को। मौर्य वंश में आप लोगों ने अब तक देखा, अशोक के बारे में आप लोग देख रहे थे, तो आज अशोक के अभिलेखों के बारे में हम चर्चा करेंगे कि जो अशोक के अभिलेख हैं कौन से हैं और उन अभिलेखों में क्या है, अभिलेख कहाँ से मिले हुए, उन सारी चीजों का हम लोग विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं। तो जो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो अशोक के अभिलेख थे, अशोक को अभिलेख को पढ़ने की जो सफलता मिली सबसे पहले 1837 कब मिली? 1837 ईस्वी में। किसे मिलती है? जेम्स प्रिंसेप को। जेम्स प्रिंसेप को 1837 ईस्वी में अशोक के अभिलेख पढ़ने की सफलता प्राप्त होती है। अशोक के ने जो अपने अभिलेख हैं, अशोक ने अपने अभिलेखों में अपना जो नाम है, अधिकतर नाम अपना देव नाम प्रिय लिखा था, देवताओं का प्रिय। यानी कि अगर पूछा जाए कि देव नाम प्रिय किसका नाम था, तो बहुत ही आसानी से आप बता सकते हैं कि देव नाम प्रिय अशोक का ही नाम था। और अशोक ने इसकी चर्चा अपने तमाम अभिलेखों में बहुत ही बड़ी मात्रा में, यानी कि बहुत ही ज्यादा बार किया है कि अशोक का नाम देवनाम प्रिय था। फिर एमपी का एक गुर्जरा अभिलेख है, मध्य प्रदेश में पड़ता है गुर्जरा, और कर्नाटक का एक मास्की अभिलेख है। इसमें अशोक ने अपना नाम स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि अशोक का नाम अशोक था। किसमें? मध्य प्रदेश के गुर्जरा अभिलेख में और कर्नाटक के मास्की अभिलेख में अशोक का स्पष्ट नाम अशोक लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। यानी कि क्वेश्चन पूछता भी है कि अशोक का नाम अशोक किस अभिलेख में प्राप्त होता है। बता सकते हैं कि मध्य प्रदेश का गुर्जरा अभिलेख और कर्नाटक के मास्की अभिलेख में अशोक का स्पष्ट नाम अशोक लिखा हुआ प्राप्त होता है। फिर वही एक अभिलेख है भाब्रू अभिलेख, जो कि गुजरात राजस्थान में पड़ता है। इस अभिलेख में अशोक ने अपने आप को मगध का सम्राट बताया है। जो भाब्रू अभिलेख राजस्थान में पड़ता है, जो भाब्रू, इसमें अशोक ने खुद को मगध का सम्राट बताया है। क्या बताया है? खुद को मगध का सम्राट। एक क्वेश्चन में यह भी बनता है, यहाँ भी बनता है कि मगध का सम्राट अशोक ने कौन से अभिलेख में अपने आप को बताया है। तो मगध का सम्राट अशोक ने अपने आप को भाब्रू अभिलेख, जो कि राजस्थान में है, वहां पे बताया है। इसी अभिलेख में, यानी कि भाब्रू अभिलेख में ही बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और शंभु की चर्चा की गई है। किसकी? बुद्ध, धम्म और शंभु की चर्चा की गई है भाब्रू अभिलेख राजस्थान में ही। फिर अशोक के 7 जो अभिलेख हैं, अशोक के 7 लघु अभिलेख भी प्राप्त हुए हैं। कौन कौन से? अशोक के 7 लघु अभिलेख भी प्राप्त हुए हैं। अब तो ये हम जान लेते हैं कि 7 लघु अभिलेख हैं, ये कौन कौन से हैं। एक रुमंदी अभिलेख है, कौशाम्बी अभिलेख है, टोपरा अभिलेख है, मेरठ अभिलेख है, रामपुरवा अभिलेख है, लौरिया नंदनगढ़ अभिलेख है और लौरिया अरेराज अभिलेख है। ये अशोक के 7 लघु अभिलेख हैं। अशोक के 7 लघु अभिलेख हैं। अशोक के 14 और अभिलेख हैं जो बड़े अभिलेख हैं, लेकिन पहले हम 7 लघु का अध्ययन करते हैं, इसके बाद हम उन 14 का भी अध्ययन करेंगे। तो पहले भी जान लेते हैं अशोक के 7 लघु अभिलेख हैं। ये जो रुमंदी अभिलेख है, ये कहाँ पे है? तो रुमंदी जो अभिलेख है नेपाल, रुमंदी अभिलेख नेपाल के लुम्बिनी में है और यह ब्राह्मी लिपि में लिखित है। किस लिपि में लिखा गया है? यह ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है और इसे सबसे छोटा अभिलेख भी कहते हैं। यह सबसे छोटा अभिलेख है रुमंदी अभिलेख, जो कि नेपाल के लुम्बिनी में है। इस अभिलेख में रुमंदी अभिलेख में अशोक के प्रशासनिक विषयों पर चर्चा न होकर के आर्थिक क्रियाकलाप पर चर्चा की गई है। किसमें? रुमंदी अभिलेख में ही अशोक के आर्थिक क्रियाकलापों पर चर्चा की गई है। और रुमंदी जो अभिलेख है सबसे छोटा अभिलेख है। रुमंदी अभिलेख कहाँ पे है? कौशाम्बी में है। रुमंदी अभिलेख कहाँ पे है? लुम्बिनी, यानी कि नेपाल में है। फिर अगला हमारा आता है कौशाम्बी का अभिलेख, जो कि यूपी में है। इसे रानी का अभिलेख भी कहते हैं। अब इसे रानी का अभिलेख क्यों कहा गया है? क्वेश्चन ये भी बनता है कि कौशाम्बी का अभिलेख को रानी का अभिलेख भी क्यों कहा गया है? ये इसे इसलिए कहा गया है कि जो अशोक की रानी थी कारूबाकी,
जो जिससे अशोक बहुत ज्यादा प्रभावित रहते थे। तो इस अभिलेख में कारुवाकी के द्वारा जो दान दिए जाते थे उन समस्त दानों की इसमें चर्चा की गई है। इसीलिए इस कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहा गया है। अकबर ने इस अभिलेख को इलाहाबाद में स्थापित करा दिया, यानी कि अभिलेख कौशाम्बी में था। अकबर क्या करता है, इसे उठवा कर ले आता है और कहाँ पे स्थापित करा देता है, कहाँ पे, इलाहाबाद में इस अभिलेख को स्थापित करवा देता है। फिर अभिलेख आता है टोपरा अभिलेख। यह अभिलेख जो है हरियाणा के फिरोज शाह तुगलक, यह अभिलेख हरियाणा में है। टोपरा अभिलेख कहाँ पे है, तो यह हरियाणा में है और इसे फिरोज शाह तुगलक ने इसे दिल्ली के तुगलकाबाद में स्थापित करा दिया। इस अभिलेख को देखिए, कौशाम्बी का जो अभिलेख होता है, कौशाम्बी अभिलेख यानी कि रानी का अभिलेख, उसे अकबर लेके कहाँ जाता है, इलाहाबाद में स्थापित करवाता है। वहीं पे टोपरा अभिलेख जो होता है, जो हरियाणा में है, इसे फिरोज शाह तुगलक दिल्ली के तुगलकाबाद में स्थापित करवाता है। मेरठ का अभिलेख है जो कि मेरठ में है, इस अभिलेख को भी दिल्ली के तुगलकाबाद में ही स्थापित करवाता है। कौन, ये फिरोज शाह तुगलक। फिर एक अभिलेख आता है रामपुरवा अभिलेख, जो बिहार में है। एक अभिलेख रामपुरवा अभिलेख जो कि बिहार के चंपारण में है। एक है लौरिया नंदनगढ़ अभिलेख, ये भी अभिलेख बिहार के चंपारण में ही है। एक है लौरिया अरेराज, ये भी बिहार के चंपारण में ही है। तो बिहार के चंपारण में आपको 3 अभिलेख प्राप्त होते हैं, रामपुरवा, लौरिया और लौरिया अरेराज। यानी कि रामपुरवा अभिलेख, लौरिया नंदनगढ़ अभिलेख और लौरिया अरेराज जो अभिलेख है, यह बिहार के चंपारण में मिलता है। वहीं टोपरा का अभिलेख हरियाणा जो कौशाम्बी का अभिलेख यूपी में के कौशाम्बी, रूमनदेही अभिलेख नेपाल के लुम्बिनी में है। एक बार दोबारा से रिवीजन करते हैं कि क्वेश्चन बन सकता है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सबसे पहली सफलता किसे प्राप्त हुई थी। तो अशोक के अभिलेख को पढ़ने की जो सबसे पहली सफलता थी, जेम्स प्रिंसेप को प्राप्त होती है। किस समय प्राप्त होती है, 1837 में प्राप्त होती है। फिर क्वेश्चन ये बनता है कि अशोक जो है अपने अभिलेखों में अपना नाम क्या लिखा है। तो अशोक ने अपने अधिकतर अभिलेखों में अपना नाम देवनाम प्रिय लिखा है, जिसका अर्थ होता है देवताओं का अत्यंत ही प्रिय। अगला क्वेश्चन ये भी बनता है कि किस अभिलेख में अशोक ने खुद को मगध का सम्राट बताया है। तो वो होता है भाबरू अभिलेख, जो कि राजस्थान में पड़ता है। इसमें अशोक ने खुद को जो है मगध का सम्राट बताया है। एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि किस अभिलेख में, कौन से अभिलेख में अशोक का नाम स्पष्ट रूप से अशोक जो है अभिलेख में अंकित किया गया है। तो वो होता है कर्नाटक का मास्की और गुर्जरा अभिलेख और एमपी का गुर्जरा अभिलेख, जिसमें ये अंकित किया गया है। फिर अब अशोक के हम 7 अभिलेखों के बारे में जान लेते हैं। रूमनदेही अभिलेख, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि अशोक के अभिलेखों में सबसे छोटा अभिलेख कौन सा है। तो वो होगा रूमनदेही अभिलेख। ये भी बनता है कि रूमनदेही अभिलेख कहाँ पे है। तो रूमनदेही अभिलेख किस लिपि में लिखा गया है, तो ये ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। फिर ये क्वेश्चन इसमें रूमनदेही अभिलेख को लेकर ये भी बनता है कि रूमनदेही अभिलेख में किस विषयों पर चर्चा की गई है। तो इसमें आर्थिक क्रियाकलापों पर चर्चा की गई है रूमनदेही अभिलेख में। फिर अब हम जान लेते हैं कौशाम्बी का अभिलेख। कौशाम्बी का अभिलेख यूपी में है, इसे रानी का अभिलेख भी कहते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रानी का अभिलेख किसे कहा जाता है। रानी का अभिलेख किसे कहा गया है। तो कौशाम्बी अभिलेख जो होता है उसे रानी का अभिलेख भी कहते हैं। ये क्यों रानी का अभिलेख क्यों कहा गया, तो मैंने आपको बता दिया था। एक अभिलेख आता है टोपरा का अभिलेख, ये हरियाणा में है। फिरोज शाह तुगलक ने इसे दिल्ली के तुगलकाबाद स्थापित करा दिया। फिर एक मेरठ अभिलेख है रामपुरवा अभिलेख, जो कि बिहार के चंपारण में होता है। लौरिया नंदनगढ़ अभिलेख बिहार के चंपारण में। लौरिया अरेराज बिहार के चंपारण में। तो ये तो अभिलेख थे, ये तो लघु अभिलेख थे किसके, अशोक के। अब इसके बाद जो आएंगे वो अशोक के 14 और अभिलेख हैं, उसके बारे में चर्चा होगी, तो हम अगले क्लास में चर्चा करेंगे। ये जो अभिलेख यानी कि जो लघु अभिलेखों के बारे में मैंने आपको बताया, मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आपको अच्छे से समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा, खुद करिएगा और दोस्तों से करवाइएगा भी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।